स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश कर दिया। अब सवाल यह है कि जो तमाम आलोचक हैं, जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है या जो दूसरी पार्टियां हैं, उनका जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है या सबसे बड़ी जो आलोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के नाम पर एक नया जुमला फेंका है, यानी कि एक पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा दिया है, जो चेक अभी इनकैश नहीं हो सकता। यानी कि चूंकि महिला आरक्षण विधेयक अगर पास भी हो गया, जिसकी संभावना है क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में और राज्यसभा में जो उनके एलाइज पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुमत है, तो सरकार इसको आसानी से पारित करा लेगी। लेकिन चूंकि इसके साथ ये क्लॉज जुड़ा हुआ है कि ये सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो सकता है, तो यानी कि सरकार इसे 2024 में जब लागू नहीं करा सकती तो सरकार इस बिल को अभी क्यों पारित करा रही है। यानी कि एक तरह से जो कांग्रेस का एलिगेशन है कि पोस्ट डेटेड चेक है, जो कि बाद में भुनाया जाएगा 2026, 2028 या 2029 में, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से यानी कि सोनिया गांधी ने ये कहा कि ये कब लागू होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक परिपक्वता है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो क्या इतनी कमजोर है कि वो जानते हुए भी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, प्रधानमंत्री ने उस वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो लंबे समय से पेंडिंग है उसको लाने का दुस्साहस किया। तो क्या है इसके पीछे की पॉलिटिक्स? क्यों सरकार ने ये एक पासा फेंका है वुमेन रिजर्वेशन बिल का, नारी वंदन अधिनियम का, और इसके जरिए सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, सरकार का मोटिव क्या है, और क्या सचमुच ही बैकफायर कर सकता है? जिस तरह से अपोजिशन इसके ऊपर हंगामा कर रहा है कि जिस बिल को अभी लागू नहीं किया जा सकता उसे पारित करने की जरूरत क्या है, यानी कि एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में इस बिल की जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी समझने की कोशिश करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। अगर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनकी भागीदारी को पूरे विश्व में देखा जाए तो अगर आंकड़े देखें तो भारत जो है वो 141वें नंबर पर है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत पाकिस्तान से भी पीछे है, और जो रवांडा जैसे देश जो हैं वहां पर 61% महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की जो भागीदारी है संसद में 61%, क्यूबा 53%, इसके अलावा मैक्सिको 50%, न्यूजीलैंड 50%, और जो विकसित देश हैं जैसे कि आप अमेरिका, जर्मनी, इटली, इन सब की बात करें, ये सारे देश भी यानी कि 25-30% से ऊपर हैं। भारत की भागीदारी 14%, 14.5% के आसपास है, यानी कि संसद में जो महिलाएं हैं वो 82 महिलाएं हैं। इस पूरी जो कायनात है संसद की उसमें मात्र 82 महिला सांसद हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में यानी कि 27 सालों में 4 प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोशिशें की अपने अपने स्तर पर। शुरुआत अगर करें कि नरसिम्हा राव और राजीव गांधी से, नरसिम्हा राव ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उससे पहले राजीव गांधी ने महिलाओं को लोकल बॉडी में, पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने के लिए उसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद जो उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, वो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और फिर राजीव गांधी उस बिल को पारित नहीं कर सके। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार आई नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, तो कांग्रेस की सरकार यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायतों और लोकल बॉडीज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का बिल पास कराया। उसके बाद जब 1996 में देवगौड़ा की सरकार आई तो देवगौड़ा ने इसके लिए कोशिश की, और जो रमाकांत खलप थे उस समय के कानून मंत्री, उन्होंने इस बिल को पेश किया, लेकिन देवगौड़ा की सरकार भी इसे पारित नहीं करा सकी, क्योंकि जो उस समय की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में ढेर सारे जो अलायंस पार्टनर थे वो इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें कि समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी, वो सब इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया, और उस समय जो गीता मुखर्जी कमेटी की अध्यक्षता में इस बिल की स्क्रूटनी की गई। और जब 97 में ये बिल दोबारा आया तो उस समय जब बहस हो रही थी तो शरद यादव ने ये कहा कि किस तरह से परकटी महिलाओं के हाथ में एक तरह से रिजर्वेशन का फायदा अगर बिल पास हो गया
तो जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, उनके हाथ में वो एम्पावर हो जाएंगी। जो वंचित हैं, जो दबी कुचली महिलाएं हैं, जो गांव में रहती हैं, मुफस्सिल शहरों में रहती हैं, उन्हें इस एम्पावरमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। जब वाजपेयी की सरकार आई तो वाजपेयी सरकार ने फिर से कोशिश की और वाजपेयी सरकार के उस समय के जो मंत्री थे, कानून मंत्री थम्बी दुरई ने इसे पेश किया। लेकिन उस समय जो सांसद थे आरजेडी के, वो उन्होंने, जैसे सुरेंद्र यादव एक सांसद हुआ करते थे और अजीत कुमार मेहता, और दोनों खास करके इस समय बिहार की सरकार में मंत्री हैं, इन दोनों ने उस समय के स्पीकर से उस वुमेन रिजर्वेशन बिल की कॉपी को फाड़ दिया, उनके हाथ से ले उड़े। यानी कि जीएमसी बालियोगी उस समय के स्पीकर हुआ करते थे, उनके हाथ से उस बिल की कॉपी को फाड़ दिया गया। दोबारा जब वाजपेयी सरकार ने इसकी कोशिश की 1999 में, तो तब भी यही हुआ कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस बिल को फाड़ने की कोशिश की, हंगामा हुआ और वो बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसके बाद भी, उससे पहले भी वाजपेयी सरकार ने 2003 में एक ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए कंसेंसस बनाने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से एक मत नहीं बन सका। फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पर फिर से कंसेंसस बनाने की कोशिश की और 2008 में जब इस बिल को पेश किया गया तो उस समय अबू आजमी और ढेर सारे कई सारे जो समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के सदस्य थे, उन्होंने फिर हंगामा किया और जो उस समय के कानून मंत्री थे हंसराज भारद्वाज, उनकी उस तरह से सिटिंग की गई कि 2 महिला सांसद, यानी कि 2 वुमेन सांसद और वुमेन मिनिस्टर जो उस समय यूपीए की थी, वो उनके बीच में हंसराज भारद्वाज को बिठाया गया ताकि उनके हाथ से कोई बिल की कॉपी लेकर फाड़ न दे, और इस तरह की व्यवस्था की गई। हालांकि वो बिल तब भी पास नहीं हुआ, फिर स्टैंडिंग कमेटी में गई और स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद फिर 2010 में उस बिल को राज्यसभा से पारित किया गया। लेकिन राज्यसभा से पारित करने के दौरान भी हंगामा हुआ और उसमें कई सारे सांसद जो समाजवादी पार्टी के थे और आरजेडी के, जैसे राजनीति प्रसाद जो आरजेडी के सांसद थे, नंदकिशोर यादव, कमाल अख्तर, साबिर अली, इन सब ने हंगामा किया और उस समय राज्यसभा के उपसभापति थे, उनके टेबल पे चढ़कर उस बिल को फाड़ा गया। बाद में इन्हें सस्पेंड किया गया, इन सातों सांसद को, लेकिन वो बिल राज्यसभा से पारित हो गया। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार इस बिल को लोकसभा में पारित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि उस सरकार में ढेर सारे जो अलायंस पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध कर रहे थे और वो इस बिल में, यानी कि कोटा विद इन कोटा की मांग कर रहे थे। ओबीसी सांसदों को भी, जो महिला सांसद हैं, उनको भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। उसके बाद फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में से शामिल किया गया। अब सवाल यह है कि अब इस 27 सालों के बाद इस बिल को फिर से पारित कराने की कोशिश हुई है और लोकसभा में इस पे बहस चल रही है, राज्यसभा में भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और सरकार इस सदन से पारित कराना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल का जो सबसे बड़ा विरोध जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वो इस आधार पे कर रही हैं कि ये बिल चूंकि डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद लागू होगा तो सरकार इसे पारित क्यों कराना चाहती। अब सरकार की मंशा क्या है या नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने आखिर ये बिल एक स्पेशल सेशन बुलाकर पारित कराने की कोशिश क्यों की है और सरकार इसके जरिए किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव या क्या पॉलिटिकल डिविडेंड हासिल करना चाहती है। अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को, अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे जो पहला चुनाव था, यानी कि पहला चुनाव जब गोधरा के बाद हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव को, चूंकि गोधरा के दंगे और उसके बाद की जो गुजरात की सोसाइटी थी वो इतनी पोलराइज थी कि उसमें नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए। लेकिन अगर 2007 और 2012 के चुनाव को देखें तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव को एक थीम के जरिए लड़ा था, एक बड़ा प्लान था और वो एक बड़ा नैरेटिव था। अगर 2007 के चुनाव को देखें तो उस चुनाव का जो बड़ा नैरेटिव था, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने उस विधानसभा चुनाव में उतारा था, वो था जीतेगा गुजरात। और वो जो लड़ाई थी वो दिल्ली में बैठे यूपीए सरकार के खिलाफ थी। यूपीए सरकार बनाम गुजरात सरकार, ये एक बड़ा थीम था और उस बड़े थीम के पीछे का जो सब थीम था कि किस तरह से जो गुजरात टेररिस्ट और आतंकवाद को झेलता रहा है उसको गुजरात अब नहीं सहेगा। और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि मर्चेंट ऑफ डेथ जो है उसको गुजरात अब टॉलरेट नहीं करेगा।
और उस चुनाव का एक पूरा थीम ये था कि किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी गुजरात में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। केंद्र की जो सरकार है वो मुस्लिमों को प्रश्रय देती है, उनकी अपीजमेंट करती है और उसके साथ में पोटा से लेकर तमाम वैसे पोलराइजिंग इशू का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव को एक तरह से जीते का गुजरात की थीम पर उस चुनाव को लड़ा, जिसमें कि हिंदुत्व की चाशनी, हिंदुत्व का तड़का के साथ में पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा था। 2012 के अगर चुनाव को देखें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली की गद्दी अब उनके लिए नज़दीक है और चूंकि बीजेपी की जो पूरी लीडरशिप थी, उस समय की पूरी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, वो 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनमें वो स्टीम या वो एनर्जी या फिर वो एक नयापन नहीं बचा था और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को लगता था कि दिल्ली की गद्दी उनके नज़दीक है। तो इसलिए उन्होंने 2012 में अपनी पूरी जो थीम थी विधानसभा की, चुनाव का जो कैंपेन था, जो नैरेटिव था, वो चेंज कर दिया। उन्होंने उस चुनाव को सद्भावना यात्रा के तौर पर, विवेकानंद यात्रा उन्होंने निकाली, उन्होंने उपवास किया और वो एक तरह से उस चुनाव का थीम था विकासवाद बनाम वंशवाद, यानी कि वंशवाद जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की है और जो नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है गुजरात का, वो कहीं ना कहीं देश को आगे अडॉप्ट करना होगा और उस थीम के सहारे उन्होंने गुजरात का विधानसभा यानी कि तीसरा विधानसभा चुनाव उन्होंने 2012 में जीता। अब अगर देखें तो इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लड़ते हैं, 2014 में उन्होंने अच्छे दिन आएंगे के साथ नारे के साथ लड़ा था, वो एस्पिरेशन, आकांक्षा का चुनाव था। 2019 का जो चुनाव था वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का चुनाव था। तो एक बड़ी थीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। अब 2024 का जो चुनाव है उस समय बीजेपी को एक नए नैरेटिव की जरूरत है, एक नए मुहावरे की जरूरत है, यानी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो शासन है, बीजेपी का जो गवर्नेंस है, प्रधानमंत्री का जो रूल है, उसके खिलाफ काम करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि हर चुनाव की अपनी कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है। उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए एक जरूरत है नए मुहावरे की, नए नैरेटिव की। अब वो नया नैरेटिव क्या हो सकता है? उस नए नैरेटिव की तलाश में बीजेपी, अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जिस तरह से, यानी कि G20 के सफल आयोजन के बाद जिस तरह से उसके एम्बियंस को, उसके पॉलिटिकल नैरेटिव को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उससे साफ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप रही है 10 सालों में, और जो पार्टी ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सफल आयोजन के बाद भारत को जो विश्व पटल यानी कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक प्रोमिनेंट प्लेस के रूप में, प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर के रूप में भारत की जगह बनाई है। और बीजेपी बार बार ये कहती है, प्रधानमंत्री ये बार बार कहते हैं कि भारत किस तरह से एक लीडिंग इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी है, यानी कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये जो नैरेटिव है विश्व गुरु का, G20 का सफल आयोजन, और उसके बाद बीजेपी को इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि आज की पॉलिटिक्स में जो वोटर है उसकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत कम होती है, और वो मेमोरी पावर को, यानी कि उसको स्टिमुलेट करने के लिए, हमेशा उसे ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए नए नए पासे फेंकने की ज़रूरत है, नए मुहावरे गढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक मुहावरे जो 2 साल पहले बीजेपी ने किया है उसके आधार पर चुनाव 2024 का लड़ेंगे तो जनता शायद उस मुद्दे पर वोट न दे। तो इसलिए वो एक नया नैरेटिव, एक नई एनर्जी, एक नई सनर्जी उसके दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए हर समय एक नए मुहावरे, एक नया नैरेटिव की जरूरत है। G20 महिला आरक्षण विधेयक, ये सब उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो कि एक नए मुहावरे, एक नया नैरेटिव को जन्म देकर बीजेपी को उस चुनावी जो कैंपेन है उसमें बढ़त दिलाएगा, उसमें आगे करेगा इंडिया अलायंस के मुकाबले। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी इस बात को समझती है कि जो बीजेपी के पास में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है प्रधानमंत्री का चेहरा, और प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की जो अपनी ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज इतनी कंसोलिडेटेड, इतनी स्ट्रांग है, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है
ट्रस्ट फैक्टर। बीजेपी ये कहती है या बीजेपी ये मानती है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं, जो बीजेपी के अगर घोषणा पत्र में 3 बातें जो जनसंघ के जमाने से रही है, वो रहा है राम मंदिर का निर्माण, दूसरा है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री ने दोनों यानी कि मैनिफेस्टो की दोनों चीजों को उन्होंने दूसरे कार्यकाल में पूरा कर दिया, यानी कि 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय हो गया। उसी तरह से राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा था, इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा था, प्रधानमंत्री ने वो भी खत्म कर दिया और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारत सरकार गंभीर है, अलग अलग कमेटी बना दी गई है, लॉ कमीशन उसका एग्जामिनेशन कर रहा है और सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। हो सकता है कि अगले टेन्योर में बीजेपी इसे लागू करे। तो यानी कि जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसको बीजेपी और प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं और यह सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है, यानी कि बीजेपी जो कमिट करती है उसे पूरा करती है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी या कहें कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि प्रधानमंत्री के ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट फैक्टर को कांग्रेस मतदाताओं के बीच में, वोटर के बीच में डाइल्यूट नहीं कर सकी है। चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरह से राफेल के इशू पे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दों को वो उस ट्रस्ट फैक्टर को कमजोर नहीं कर सके हैं। और अभी भी गांव में या फिर छोटे शहरों में जो नरेंद्र मोदी का जो वेलफेयर मॉडल है उसके जरिए उन्होंने उस ट्रस्ट फैक्टर को और स्ट्रांग किया है। तो उसी ट्रस्ट फैक्टर के जरिए बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले दिनों में जनता के बीच में ले जाएगी कि भले ही महिला आरक्षण बिल इंप्लीमेंट होगा सेंसस या डिलिमिटेशन के बाद में, लेकिन सरकार ने यह तय कर दिया है कि अब कोई भी सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार रहे ना रहे, कोई भी सरकार इस महिला आरक्षण विधेयक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और चूंकि इस विधेयक को पारित करके कानून बना दिया गया है तो महिला आरक्षण कानून तो लागू हो गया है। सिर्फ जो कानूनी पेचीदगियां हैं यानी कि डिलिमिटेशन और सेंसस, वो होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और चूंकि जनता को यह विश्वास दिलाएगी बीजेपी कि प्रधानमंत्री ने अपने सारे आइडियोलॉजिकल एजेंडे को पूरा किया है, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लागू किया है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। महिलाओं को वो 33% का रिजर्वेशन तो मिल चुका है। ये इस बिल का इंटेंट है, यानी कि प्रधानमंत्री के इस एक्शन का इंटेंट है, जिस इंटेंट को बीजेपी जनता के बीच में ले जाएगी। अब सवाल है कि पिछले अगर कुछ सालों में आप देखें कि जो वुमेन वोटर है वो किस तरह से बीजेपी के पक्ष को यानी कि बीजेपी को बैक कर रहा है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने शासन के अंतिम साल में इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को ठंडे बस्ते से निकाला है। अगर आप 2009 के चुनाव को देखें तो कितने प्रतिशत महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2009 के इलेक्शन में 18% यानी कि 18% ही महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन ये जो आंकड़ा है 2014 के इलेक्शन में बढ़कर 29% हो गया। 31% बीजेपी को टोटल वोट मिले थे जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। 29% जो वोट शेयर है महिलाओं का था, पुरुषों का वोट शेयर ज्यादा था। लेकिन यही जो महिलाओं का वोटर टर्नआउट और बीजेपी को बैक करने का 2019 में जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, यानी कि 36% हो जाता है। 36% वुमेन वोटर ने बीजेपी को बैक किया 2019 के चुनाव में। अगर आप देखें स्टेट असेंबली के चुनाव तो अलग अलग राज्यों के चुनाव को देखें तो 2022 में जो चुनाव हुए उसमें यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार बनी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था, उसमें महिलाओं ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को वोट किया, जिसमें 48% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। पुरुषों ने यानी कि 44% पुरुषों ने वोट किया। उत्तराखंड के चुनाव में 46% महिलाओं ने वोट किया, उसके मुकाबले 42% पुरुषों ने वोट किया बीजेपी को। गोवा के चुनाव में 34% महिलाओं ने वोट किया, मुकाबले 32% पुरुषों के। दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी इसलिए हार गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो विमेन ओरिएंटेड वेलफेयर की जो स्कीम थी वो बीजेपी के मुकाबले भारी पड़ी और महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल को बैक किया और वो महिलाओं का जो परसेंटेज था और जो बीजेपी को महिलाओं ने बैक किया उसके बीच में 29% का गैप था, जिसके कारण बीजेपी की दिल्ली में हार हुई।
देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को ढेर सारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत पहले भांप लिया था, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर नवीन पटनायक हो या फिर जयललिता रही हो या फिर ममता बनर्जी रही हो। ममता बनर्जी ने तो 33% से ज़्यादा यानी कि 40% से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी और वो सारी महिलाएं जीतकर आई भी। तो यानी कि वुमेन वोटर एक कमिटेड वोटर होती है जो पिछले कई सारे इलेक्शन के अगर ट्रेंड को आप रीड करें, वो पुरुषों के मुकाबले उनकी कमिटमेंट ज्यादा है एक पार्टी को बैक करने में। दूसरा, ज्यादातर इलेक्शन में अब वुमेन वोटर इंडिपेंडेंट, यानी कि पहले होता था कि उनके घरों में जो पुरुष कहते थे, जो मेल मेंबर कहता था, वही महिलाएं सुनकर उनको वोट देती थी। लेकिन अब महिलाएं अपने निर्णय के आधार पर वोट कर रही हैं, ये हाल के इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है। और जो वेलफेयर मैकेनिज्म का जो मॉडल है नरेंद्र मोदी ने, जिसको डिलीवरी के मैकेनिज्म के जरिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया है, वो महिलाओं को इम्पैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो एक जमाने में कांग्रेस के लिए हुआ करता था, वो बीजेपी के लिए पिछले कुछ चुनाव में लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गैम्बल लिया, ये जानते हुए कि इसको इंप्लीमेंट बाद में किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो थाली में सिर्फ दाल और चावल नहीं खाते, बल्कि उसके लिए भुजिया और चटनी भी जरूरी होता है, पापड़ भी जरूरी है। तो उसी तरह से किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता अनटिल अनलेस कि वो बोफोर्स जैसा मुद्दा हो। तो इसलिए थाली में ढेर सारे आइटम को जुगाड़ करने के लिए, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे G20 हो, महिला आरक्षण हो, और हो सकता है कि अगले शीत सत्र तक कुछ और भी बीजेपी अपने कमंडल से निकाल लाए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है चुनाव को जीतने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी को ये पता है, वो उस माइंडसेट को जानते हैं कि लगातार वोटर के माइंड को स्टिमुलेट करना ज़रूरी है, नए नैरेटिव को लगातार फेंकते रहना है ताकि एंटी इनकम्बेंसी को पाटा जा सके। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।